हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन और सेट थ्योरी का मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको करा दिया है एक्सरसाइज वाइज। उसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स उसका 1 शॉर्ट रिविजन लेके आए हैं। ये वही सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं जो आप लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर वाइज। 6 लेक्चर्स में मैंने इन्हें कवर किया है। आप देख सकते हैं यही ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन एंड दियर ग्राफ। इतने सारे फंक्शंस को मैंने आपको डिस्कस किया था। और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कैसे भी दो फंक्शन को आपस में जोड़ते हैं, कैसे दो फंक्शन को आपस में घटाते हैं, कैसे दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे दो फंक्शन को आपस में डिवाइड करते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेयर फिर से समझते हैं। ऑर्डर पेयर क्या था? मैंने ऑर्डर पेयर आपको सिर्फ बताया था कि एक स्मॉल ब्रैकेट में 2 एलिमेंट रखे हों, ठीक? जैसे 2 एलिमेंट सिंपली एक पेयर में, पेयर का मतलब होता है 2, यानी कि अगर इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट रखा गया है एक सीक्वेंस में, ये ऑर्डर मैटर करता है। अगर ए बी और बी एल 2 चीज़ें लिखी हुई, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक? ये बात समझने वाली है। ए बी और बी ए अलग अलग, क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर मैटर करता है इसमें कि ए पहले लिखा है तो इसका अलग मतलब होगा, बी पहले लिखा है तो इसका अलग मतलब होता है। इस चीज़ को, ये जो वस्तु लिखी हुई है, इसको ही ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक? अब 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ए बराबर बी, जैसे इधर आप देख सकते हैं 2 चीज़ें मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे क्या है, A1 B1 एक ऑर्डर पेयर है, A2 B2 2 ऑर्डर पेयर है। अब बोला जा रहा है ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं आपस में। इसका कहने का सिर्फ एक मतलब है कि A1 बराबर A2 होगा और B1 बराबर B2 होगा, तभी 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल तो नहीं होंगे। अब ऑर्डर पेयर के साथ एक चीज़ और जान लीजिए, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है? ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि ये भी एक बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें देखो ट्रिपलेट मतलब 3 होता है, ऑर्डर मतलब 2, पेयर मतलब 2 होता है। तो अगर ए बी सी इस तरीके से आपको कहीं लिखा मिले तो ये क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट है। इसमें भी ऑर्डर मैटर करता है। अगर ए सी भी लिखा है तो ये अलग चीज़ हो जाएगा, बी ए सी लिखा है तो उसका अलग मतलब हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक? उसके बाद देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, हम लोग नॉर्मली नंबर को गुणा भाग करना सीखे हैं और जानते हैं कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक? तो सिंपली आज हम जानेंगे कि 2 सेट हैं, 2 सेट का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलो आ जाओ, 2 सेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे? जैसे मान लो एक सेट ए लिखा गया है, इसमें 2 3 देख रहे हो आप, सेट तो आपने अच्छे से देख लिया कि सेट क्या होता है। और एक सेट लिखा गया है बी 2 3, ठीक? अभी हमारा सेट लिखा गया, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो उसे ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, ये भी एक सेट बनेगा। हमें पता है कि अगर दो इंटीजर का गुणा करेंगे तो इंटीजर आएगा, 2 सेट का गुणा करेंगे तो आपस में भी सेट ही आएगा। तो 2 सेट का ही गुणा कर रहे हैं आपस में, तो सेट आना चाहिए। और सेट में कैसे आएगा? इस सेट में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे। अब इसमें तो सिंगल एलिमेंट थे, लेकिन इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे। और कैसे ऑर्डर पेयर में? जो एक्स रहेगा ना वो सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी जो एक्स है वो सेट ए से आएगा और जो वाई है वो सेट बी से आएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा वो बहुत बड़ा इशू इसे नहीं क्रिएट करना। अब आओ सिंपली हम ए क्रॉस बी इसका निकाल लेते हैं। अब ए क्रॉस बी निकालना हम आपको बताए थे कि 2 का 3 2 का 2 पहले इसके पहले एलिमेंट को इसका हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे, फिर इसके सेकंड एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर इसका थर्ड एलिमेंट को हर एक साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ये हमारा सिंपल एंड ब्रीफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स का। चलो 2 का 2 के साथ बनाओ, ठीक? ऑर्डर पेयर बन गया, एक एलिमेंट इसका बन गया। 2 का 3 के साथ, समझ लो एक तरीके से ये मल्टीप्लाई ही है सेट का, ये तरीका है, ठीक है? इसमें कोई इसका प्रूफ नहीं है कि क्यों ऐसे ही होता है, एक तरीका है कुछ 2 सेट को आपस में मल्टीप्लाई करने का। 3 का 2 से करो, फिर 3 का 3 से करो, फिर 4 का 2 से, फिर 4 का 3 से। तो ये हमारा बन गया सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, किस कोई दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में उस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपके लिए एक फॉर्मूला मैंने दिया था कि 2 टू द पावर m इंटू एन, जहाँ पे m क्या था, वो सेट A में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या थी, और सेट जो n है वो सेट B में जितने एलिमेंट थे उनकी संख्या थी। सिंपली अगर आपको यहाँ पे निकाला जाए 2 टू द पावर m इंटू एन निकालना हो, अगर नॉर्मली तो निकाल भी चुके हैं और वैसे भी देखना हो तो कितना होगा, 2 है इसमें 3 है और इसमें 2 है। ये तो नंबर ऑफ रिलेशंस का है, ये नंबर ऑफ रिलेशंस की फार्मूला है। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अभी रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये जान लेते हैं ये क्या होगा। 2 का 2 के साथ किए, 2 का 3 के साथ किए, 3 का 2 के साथ किए, ठीक, सिंपली देख लेते हैं। चलो यार, ये बहुत आसान सी चीज़ थी जिसको मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना है n ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी कितने नंबर हैं, ठीक, वो हमें निकालना है। तो हम पहले सेट ए में जितने एलिमेंट है उनका ले लेंगे और सेट बी में जितना एलिमेंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें सेट इसमें निकल जाएगा। यानी कि इसमें 3 एलिमेंट था, इसमें 2 एलिमेंट था, तो ये हमारा 6 एलिमेंट बन जाएगा। ठीक, तो हमारा देख रहे हैं आप 6 एलिमेंट इसमें आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया सिंपली। अब उसके बाद रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन सिंपली क्या है देख लेते हैं। यार रिलेशन कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें उसी का सबसेट होता है रिलेशन। ये तो आपका एक ओवरव्यू, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि हाँ रिलेशन क्या होता है। एक डिफिनीशन दे दिया कि रिलेशन इज ए, रिलेशन को सबसे पहले आर से लिखते हैं, ठीक, सच दैट अगर रिलेशन ए सेट से बी सेट में डिफाइंड है तो ऐसे लिखेंगे, अगर कोई रिलेशन आर है वो सेट ए से ए में ही गया है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में गया, इसका क्या मतलब है, इसको हम लाइए देखते हैं यहाँ पे अच्छे से। जैसे देखो 2 सेट हैं, ये हमारा सेट है और ये हमारा एक सेट है, ये ए है और ये बी है। इस सेट से इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, तो इसी यही कहने का मतलब एक रिलेशन डिफाइंड है आर सेट ए से सेट बी में, तो ये सेट है ए सेट बी है। अब देखो इसमें रिलेशन कैसे बन सकता है, जैसे एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। रिलेशन कैसे बनेगा, इस एक का जो होगा, पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इस सेंस में देखो तो क्या होगा, 1 का 1 पे जाएगा, 1 पर 2 पे जाएगा, फिर 1 का 3 पे जाएगा, तो ऐसे ऐसे सब एलिमेंट आपस में मैप होंगे। लेकिन जब इसी का कुछ ऑर्डर पेयर, मान लो 1 का 1 पे गया और 1 का 2 पे गया, ये ले लिए, और 2 का 3 पे गया, सिर्फ ये ले लिए, तो ये भी एक रिलेशन होगा, ये एक रिलेशन होगा, क्योंकि ये एक सबसेट है हमारे ए क्रॉस बी का। अगर हमारा ए क्रॉस बी दिया गया है, इसका एक अगर सबसेट है तो वो है आर, ये रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको मैंने आपको लेक्चर्स वाइज में अच्छे से समझाया गया है, ये जस्ट ओवरव्यू है आपको एक शॉर्ट रिवीजन करने के लिए, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही था। रिलेशन की कहानी बहुत सिंपल थी। जैसे नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में समझना रिलेशन क्या होता है, यार मान लो जैसे रिलेशन तो हम हर जगह देख रहे हैं आजकल, हाँ, मम्मी पापा का रिलेशन हो गया, दोस्त का रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन हो गया, ठीक, तो बहुत सारे रिलेशंस इस प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है कि 2 सेट हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनका आपस में हम रिलेशन बना सकते हैं। मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज़ दिया गया है, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, बोला कि यार देखो कोई सेट है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, और लेस देन 7 होना चाहिए। अगर उस तरीके का हमें ऑर्डर पेयर बना तो एक इक्वेशन दे देगा, मतलब 2x - 3y = 0 दे दिया है, x डालो y निकालो, इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनाते जाओ, वो तरीका का आपका रिलेशन होगा। और आपको एक अलग अलग सेट दिया गया होगा। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। अगर आप किसी 2 बड़े बड़े सेट्स का निकालोगे तो बड़ा बड़ा आएगा, रिलेशन में छोटा सा दे रहेगा, छोटा सा हमें निकालना है। अब अगर आपको 2 नेचुरल नंबर का सेट दे दिया गया, बोला एक नेचुरल नंबर का सेट, एक इंटीजर का सेट मान लो, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, उसमें तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आ जाएंगे।
फिर उसमें से कुछ सबसेट निकाल लो, वो आपका एक रिलेशन होगा, उसमें से कुछ सबसेट निकाल लो, वो आपका दूसरा रिलेशन होगा। तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अगर रिलेशन के अंदर आपको एक चीज़ और यहाँ पे जान लो, अगर रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट हो, जैसे मान लो ऑर्डर पेयर है A1 A2, अगर इस तरीके का ऑर्डर पेयर, तो इस ऑर्डर पेयर को हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे A रिलेटेड टू 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, A रिलेटेड टू 1। ये सिंपल चीज़ है आपको समझने के लिए, ठीक। तो ये आपका रिलेशन की कंप्लीट कहानी हो गई कि रिलेशन क्या होता है। वो A क्रॉस B का एक सबसेट होता है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको लेक्चर वाइज मैंने आपको इजी बताया था। इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट रिवीजन है, जो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा अगर आप कोई कॉन्सेप्ट अपना भूल रहे हो सट से रिवाइज करने के लिए। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या देखते हैं। मान लो कोई रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन, अब हम A क्रॉस B से लेके रिलेशन एक नया डिफाइन नहीं करेंगे, नॉर्मली हम एक रिलेशन ले लेते हैं। मान लो AB AC AD एंड B1 B2, ठीक। ये हमारा एक रिलेशन हो गया, सिंपल सा रिलेशन। अब बोला इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन भैया आप एक सिंपल सी बात जान लो, डोमेन ऑफ R ये क्या होगा, इसको हम डोम ऑफ R लिख सकते हैं, DOM ऑफ R, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक। ये होगा क्या, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये यानी कि जो सेट A से एलिमेंट आ रहा है, अगर ये सिंपली लिखा गया है R इज डिफाइंड टू A सेट टू B, तो ये तो हमारा हो गया डोमेन भैया, आप सिंपली जान लो। और ये हमारा रेंज नहीं, ये हमारा को डोमेन होता है। अब तो बोलोगे आप रेंज क्या होता है सर, देखो यार को डोमेन बहुत हो सकता है, को डोमेन में एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी जिस पे मैपिंग हुई रहेगी, मैंने आपको बताया था लेक्चर में, जिसमें हमारी मैपिंग हुई रहेगी वही हमारा बनता है रेंज। अब रेंज देखो यहाँ पे डोमेन अगर आप देख सकते हो तो A, इसमें भी A ही है, इसमें भी A ही है, तो B, यानी कि इसमें रेंज का जो सेट बनेगा, डोमेन का जो सेट बनेगा वो A और B बनेगा। अब रेंज की अगर हम बात यहीं पे कर ले तो रेंज हमारा क्या होगा, रेंज ऑफ R क्या होगा, B C D 1 2, ठीक, B C D 1 2, तो ये हमारा हो गया सिंपली रेंज। और कोडोमेन की बात करें तो वो हमारा सेट जब डिफाइंड होगा, सेट बी जब हम डिफाइंड करेंगे, सेट बी जब हम पूरा सेट बी देंगे तो आप बोलोगे कि ये सेट बी जो है वो हमारा कोडोमेन है, ठीक। तो ये सिंपल सी चीज़ थी और ये बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट करेगा। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, इसमें उतना खास नहीं होता, रिलेशन का डोमेन और रेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना फंक्शन का डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंक्शन और डोमेन रेंज का एक रियल लाइफ मतलब एप्लीकेशन टाइप आप समझ सकते हो कि है, एग्जिस्ट करता है। और बात करूं मैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन की, इनवर्स क्या है किसी रिलेशन की, तो वो कैसे निकालेंगे यार, देख रहे हो इसके ऑर्डर पेयर को, इसको जस्ट पलट दो, अगर आप इसको जस्ट पलट देते हो तो ये देखो क्या कहानी बनती है। कहानी सिर्फ ये बनेगी, रिलेशन आर इनवर्स लिख देंगे, इसको इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आर इनवर्स, सिंपल प्रोनाउंसिएशन आर इनवर्स हो गया। इसी सेट को जस्ट इसके एलिमेंट साथ उल्टा कर दो, यानी बी ए कर दो और यहाँ पे सी ए कर दो, यहाँ पे डी ए कर दो, तो ये चीज़ अलग अलग बन जाएगा और आपको इसका भी डोमेन और रेंज इजीली निकल जाएगा। डोमेन इसका बी सी डी, और जो इसका रेंज जो आर का रेंज था वो आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और जो आर का डोमेन था वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान में रखो, ठीक। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन भी हमने बहुत इजीली डिस्कस कर दिया, क्योंकि उतना खास वैल्यूएबल नहीं है इसको बताना, लेकिन मैंने सिर्फ आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि थोड़ा दिमाग में एक ओवरव्यू बना रहे, कॉन्सेप्ट आपको लगभग हर एक टच हो जाए। अब फंक्शन क्या होता है, देखो भैया, अब फंक्शन पे बात कर लेते हैं अच्छे से, एकदम मतलब स्थिर रूप से बात कर लेते हैं फंक्शन होता क्या है। देखो फंक्शन का हिंदी में बोलते हैं फलन। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं। चलो आ जाओ फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन क्या है ना, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन में बोला ना कि दो सेट अगर है हमारा, जो एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग हो रही है, उसका यूनिक इमेज बनना चाहिए। मतलब कहने का ये है, अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें ए बी सी डी है, ठीक, तो अगर ये बना भैया तो फंक्शन है, ठीक। अगर देख लो यहीं पे 1 2 3 ए बी सी, अगर ये बना
ये भैया फंक्शन है, अगर ये बना तो भैया फंक्शन नहीं है, सीधी बात। अब देखो भैया क्या अंतर इसमें देख रहे हो आप, सब कुछ अलग अलग पे जा रहा है, यानी कि इसका भी एक इमेज बन रहा है, इसका भी एक इमेज बन रहा है, इसका भी एक इमेज बन रहा है, ठीक। इसको बोलते हैं इमेज, मतलब ये वन का इमेज अगर कोई पूछे तो वन की जिस पे मैपिंग हुई रहेगी वो उसका इमेज बनेगा, यानी कि एक का इमेज ए है, ठीक। तो ये चीज़ है इमेज। और अगर बोला जाए ए क्या है, ए ना, ए का जो ये वन है ये प्री इमेज है, ठीक। एक का इमेज ए है और ए का प्री इमेज वन है, ठीक। ये सिंपल सी चीज़ हो गई। अब देखो इसमें भी एक यूनिक मैपिंग हुई है, यानी एक 4 पे ही गया, 2 भी 4 पे गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसी एलिमेंट पे सबकी मैपिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग, यानी कि अगर हम एक के इमेज की बात करें, एक का इमेज ए है, 2 के इमेज की बात करें तो वो ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम है, लेकिन एक इमेज होना चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ पे इस वाले अगर एग्जाम्पल में आया तो 1 का इमेज ए भी है, 1 का इमेज बी भी है, जो कि नॉट पॉसिबल है। किसी भी एक एलिमेंट का एक ही इमेज पॉसिबल होना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट उसका इमेज बना सेट बी का तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये आपको हम एक उदाहरण के थ्रू समझा दे रहे हैं। मान लो हमारा एक फंक्शन हम लेते हैं, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। एक्स का फंक्शन इसलिए एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे एफ ऑफ वाई लिखा होता तो यहीं पे वाई स्क्वायर प्लस 2 होता। मान लो यहाँ पे एफ ऑफ साइन थीटा लिखा होता तो यहाँ पे x के जगह साइन थीटा, मान लो थीटा लिखा होता, मान लो कुछ भी लिखा, साइन x नहीं लिखता तब यहाँ पे साइन थीटा लिखता, यानी कि सिर्फ फंक्शन ऑफ थीटा हो गया, ये फंक्शन ऑफ x हो गया, ये फंक्शन ऑफ y हो गया। तो ये सिंपल सी नोन चीज़ें हैं। अब आपको एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, इसमें मैंने ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट मैंने किया उसको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो मान लो x लिखा गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स सिंपल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एकदम बेसिक फंक्शन है, ठीक। इसमें अगर 1 डालो, यानी कि अगर डोमेन में, ये देखो आपका डोमेन सेट है, ठीक, यही आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ठीक, कोडोमेन है। और रेंज आपका क्या होता है, जिसकी मैपिंग हुई रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे ये है 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ठीक। 1 की मैपिंग किस पे हुई है, 2 किस पे हुई है, ठीक, 3 किस पे हुई है। तो ये देखो आपका एक फंक्शन है, सिंपली एक एक पे मैप हुआ है। अब देखो इसके हम डोमेन की बात करें तो 1 2 3 4 इसका डोमेन हो जाएगा, और इसकी को डोमेन की बात करें तो ए बी सी डी इसकी को डोमेन हो जाएगी। लेकिन जब रेंज की बात होगी तो ए और बी ही इसका रेंज होगा, क्योंकि मैपिंग हमारी ए और बी पे ही हुई है। तो आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज इसमें फंक्शन का समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ थी। अब मैं इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहा हूँ। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, मैपिंग की हम बात की ना कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो यार, अगर 1 डालोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 अगर 1 डालोगे तो और कुछ नहीं दे पाएगा ना, इसलिए 1 डालो तो ए ही आना चाहिए ना, और कुछ तो नहीं आना चाहिए मेरा। तो यही कहने का मतलब है, अगर कोई भी फंक्शन मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसमें अगर 1 डालो तुम तो इसमें भी 2 ही आएगा हमेशा। ये यूनिवर्सली फिक्स है कि अगर इसमें 1 डालोगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा 2 ही देगा, 2 के अलावा और कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो उसमें मुझे उतना बड़ा ध्यान नहीं देने की जरूरत है कि मतलब हाँ यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। तो ये सिंपल चीज़ हो गई। चलो फंक्शन आपको आई होप इजीली समझ में आ गया। फंक्शन मैंने आपको एक मशीन के द्वारा भी समझाया था, आपको लेक्चर्स में, जो मैंने लेक्चर से आप इससे शूट किए थे इसके, उसमें मैंने आपको एक मशीन बताया था कि यार देखो एक आटा मतलब गेहूँ पीसने वाली मशीन होती है ना, उसमें गेहूँ डालो तो निकलता है फंक्शन, ठीक। वो जो गेहूँ है वो डोमेन है, डालो अंदर, ठीक। ये जो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आप दिख रहे हो ना, ये आपका डोमेन है, एक्स आपका डोमेन है, डालो एक्स में कुछ भी डालो, गेहूँ डालो, 700 डालो, निकलेगा। जो निकलेगा वो रेंज होगा, ठीक, जो निकलेगा वो आपका रेंज होगा, और जिस बोरी में निकलेगा ना वो बोरी आपकी कोडोमेन होगी। ये सिंपली आप जान के रखो, इसमें बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, ठीक। फंक्शन हम समझ गए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन समझ गए। अब फंक्शन एंड देयर ग्राफ देखते हैं। देखो यार, फंक्शन और डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन पे, डोमेन पे तो मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को डोमेन और रेंज को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पे जाके इसके और सारे प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के लास्ट सोल्यूशन में, मतलब एक्सरसाइज 2.3 में
इसको मैंने बहुत डिटेल में डोमेन और रेंज का मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएं, तो वहाँ से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप नहीं देखो तो आपको वो जाकर प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए, ताकि आपको वो बहुत सारी चीज़ें और आसान लगने लगे। अब फंक्शन एंड दियर ग्राफ, मैंने इतने सारे ग्राफ की बात की थी। पहला तो मैंने कांस्टेंट फंक्शन की बात की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? f(x) = k, जहाँ पे k कोई भी नंबर है, ठीक, k कोई भी नंबर है, कहीं से भी कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, k कोई भी नंबर है, ठीक। चलो, जब k कोई भी नंबर है, मान लो f(x) = 2 है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। f(x) हम लिख सकते हैं, f(x) को y लिख सकते हैं, मैंने बोला था आपको f(x) = y लिख सकते हो आप, तो y = 2, ये आपका एक चीज़ है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? सिंपली इस 2 पॉइंट पर y = 2 का ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, नहीं भी जानते हो तो ये देख लो, y = 2 का ग्राफ ऐसे बनता है। और अगर यहीं x = 2 का ग्राफ दे दिया जाता तो यहाँ पे 2 रहता है x, और यहाँ पे ऐसे खींच देते आप, ठीक। तो ये x = 2 का ग्राफ हो गया, ये y = 2 का ग्राफ हो गया, और ये हो गया हमारा सिंपली कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसका इन जनरल ग्राफ देखें तो आप देख सकते हो, इसमें उतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना है। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब ये जो जा रहा है आपका, ये कांस्टेंट फंक्शन है, देख रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट, x बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन y क्या बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एकदम कांस्टेंट है। तो x का हम कुछ भी डोमेन इसमें डाल रहे हैं, मान लो ये आपका एक k दिया है, कुछ भी इसमें डालें 1 2 3 4 5 डालेंगे तो लेकिन हमारा जो फंक्शन ये वैल्यू k ही देगा, यानी कि सिंपल आपका वही बना रहेगा। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन दिखा रहा है। अब हम बात आते हैं सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन पे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है? ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन यार मैंने जब बात की थी ना, तो आपको ये एक सिंपल सी थिंग बताई थी कि f(x) = x, ये आपका आइडेंटिटी अगर फंक्शन है तो उसमें यार कुछ भी डालो। जैसे आपका ये देखो f(x) = x, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, सिंपल सा। यानी कि इसका क्या बोला है कि जो f(x) है, मतलब x की जो वैल्यू डालेंगे, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू डालेंगे ये y है, नहीं यही एक तरीके से y है ना, x की जो वैल्यू y की वही वैल्यू आएगी, यानी x = y है। जब x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो y वैल्यू यहाँ पे आएगी, x यहाँ पे डालेंगे y वैल्यू। तो एक देख रहे हो, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हो आप, ये क्या है? y = x का ग्राफ है। अगर ऐसे आप एक लाइन खींच के ड्रॉ करते हो तो आपको पता चल रहा है ना कि यार 1 रखना है तो यहाँ पे 1 दे रहा है, 2 रखना है 2 दे रहा है, मतलब जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। तो ये ग्राफ सिंपल सा y = x का है। ये सब बहुत फंडामेंटल ग्राफ है। ये सब ग्राफ अगर आपको पता है ना तो बहुत सिंपल चीज़ है, और ये सब पता होने चाहिए। फंडामेंटल ग्राफ तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ आप जानते रहो, ठीक है, अच्छी चीज़ है। और ये जस्ट नॉर्मली आपको फंक्शन जानना है क्या है, यहाँ पे उतना खास रिसर्च नहीं है आपको। जब आप 12th में पहुँचेगा तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ठीक, और ये फंक्शन भी फिर से डिस्कस्ड है। और इन फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं लेक्चर वाइज लेक्चर आपको बहुत सारे, जैसे मॉडुलस फंक्शन लाऊंगा, ठीक, सिग्नम फंक्शन एक लेक्चर लाऊंगा, और लॉगरिथम फंक्शन का एक अलग लेक्चर लाऊंगा। तो उस लेक्चर में आपको ये नहीं बताएंगे कि मतलब डोमेन फंक्शन क्या होता है बस खाली। अगर मैंने मॉडुलस फंक्शन का जो लेक्चर लाया हूँ ना, जो मॉडुलस फंक्शन का मेरा लेक्चर आएगा, उसमें मैं मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, ठीक, कहाँ से आया, ठीक, उसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, और कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसका डोमेन और रेंज हम निकालेंगे, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही सब आता है। यही सब फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना आता है। कभी ये नहीं बोलेगा कि √9 - x² का डोमेन और रेंज निकालो। ये तो बहुत सिंपल है यार, कोई भी देख के बता देगा कि डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर कभी आपको ये दे दे कि (x² + 2x + 1 का इसका रेंज बताओ, तब क्वेश्चन फंसता है, तब मामला फंसता है कि तब कैसे यार सॉल्व करें। अब तो ये तो बताया नहीं गया है। हाँ, तो ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, ये सब मैं इसका सबका डोमेन और रेंज निकालना मैं सिखाऊंगा आपको बहुत सिंपल तरीके से। और मैं जब एक एक करके फंक्शंस को मैं आपको डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। अगर आप बात करते हैं कि क्लास 11th का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में सिर्फ आपको फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा हट के मैं लेक्चर सीरीज में तो सिर्फ वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जैसे नॉर्मली 11th में इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपका एक चैप्टर की क्लैरिटी बनी रहे, ठीक, आपका चैप्टर ज़्यादा भागे ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका बना रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो फंक्शंस हैं उसके रियल नॉलेज हो, रियल तरीके से आप डोमेन और रेंज निकालना सीखो, क्योंकि डोमेन और रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रिलेशन और फंक्शन समझ लो टिका हुआ है, समझ लो रिलेशन और फंक्शन की अगर बात आती है, डोमेन और रेंज की बात आती ही आती है।
तो वो बात है, डोमेन और रेंज वो वैल्यू रखती है। ठीक, उसके बाद हम पॉलिनोमियल फंक्शन लिखे थे, एक लिखे थे स्क्वायर फंक्शन और एक लिखे थे क्यूब फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में क्या है यार, देखो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका सिंपल फंक्शन है। ठीक, इसका ग्राफ आप देख लो, मैं ग्राफ के ही लिए ये सब बता रहा हूँ। और मेरी एक और लेक्चर सीरीज आएगी जिसमें मैं सिर्फ ग्राफ्स को सिखाऊंगा, कैसे भी कोई भी फंक्शन दिया रहे, कोई भी फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉग का हो, एक्सपोनेंशियल हो, सिग्नम हो, कोई भी फंक्शन हो, देखते ही आप ग्राफ बना दोगे उस फंक्शन का। मैं वो लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन आपकी दो चीज़ ज़रूर फिक्स रहेगी, एक सुबह 8 बजे वो क्लास 12th का लेक्चर और शाम को 7 बजे क्लास 11th का लेक्चर। ये डेली आपका फिक्स रहेगा, बाकी उसमें नई नई चीज़ें मैं डालता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन ये 2 टाइम आपका फिक्स रहेगा। तो टेंशन नहीं लेने का, लेक्चर स्लो हो जाएंगे, इधर उधर गड़बड़ी कुछ नहीं होगी, जो अदर चीज़ें वो अदर टाइम पे आएंगी। ठीक, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर हम बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, आपको करना कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ बन सकती है, तो ये गया और ये आया, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। क्योंकि देखो इसमें पॉजिटिव भरेंगे तो पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव एक्स डालेंगे तो नेगेटिव दे देगा, सिंपल सी बात है इसमें। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हमने बता दिया आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेसिकली कर्व ही होता है, ये कर्व है, वक्र। ठीक, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता कभी, जो भी उसका होता है वो हमेशा क्या बनता है, वक्र ही बनता है, हमेशा कर्व ही बनता है। अब रेशनल फंक्शन देखते हैं, रेशनल फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन बनते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x की ही बात करूँगा मैं यहाँ पे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप सिंपली देख सकते हो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। मैं ये कैसे बनेगा ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, यानी जो मैं फंक्शन एंड दियर ग्राफ वाला लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा ही जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब इस फंक्शन की मैं अलग से बात करूँगा, मैं देखो यहाँ पे जितने फंक्शन लिखे गए ना, ये सब स्पेशल फंक्शन है, और इन सब स्पेशल फंक्शन पे कितने लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे गए थे, मतलब 3 मैंने मिटा दिया है, 9 फंक्शंस लिखे गए थे। 9 फंक्शंस पे 9 लेक्चर्स आएंगे और डिटेल्ड लेक्चर आएंगे। वेट करिए, सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा सिर्फ फ्री में। ठीक है, सिर्फ फ्री में। तो ये आपका 1/x का ग्राफ हो गया। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको सिंपल बनाया था, बताया था y इक्वल टू मॉड ऑफ x या फिर f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, सिंपल चीज़ एक ही है। यहाँ पे एक शार्प होता है, ये हो गया आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको बताया था, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या बताया था भैया, किसी को याद है? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया था कि ये 1 जा रहा है, ये -1 जा रहा है और ये 0 है। ठीक, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का सिंपल सा ग्राफ था। सिग्नम फंक्शन था क्या, सिग्नम फंक्शन आपका था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिग्नम फंक्शन आप देखो तो पहचान लो, f(x) बराबर ये आपका सिग्नम फंक्शन ये था। 1 कब आएगा, जब x <0 था। 0 कब आता, जब x इक्वल टू 0 था। और -1 कब आता, सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 कर लो, जब x इज ग्रेटर देन 0 था। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का एक सिंपल सी वैल्यू लिखी हुई थी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको बोला था कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर डालो तो जब बाहर आता है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू हमेशा बाहर आता है, और जो उसका ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ना वो गायब हो जाता है। ये ऐसा टूल ही है, ये ऐसा औजार ही बनाया है मैथमेटिशियंस ने कि अगर इसमें डालो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू डालो, निकाल देगा आपका एक इंटीग्रल वैल्यू निकाल देगा। इसे इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर से ही इंटीग्रल वैल्यू बना है, ठीक, और फ्रैक्शन से ही फ्रैक्शनल वैल्यू बना है। तो ये चीज़ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। इसका ग्राफ आपको मैंने बताया था एकदम सिंपल ग्राफ होता है। ये यहाँ से गया, यहाँ पे खुला रहता है, फिर देखो इससे यहाँ पे ऐसे बनता है, फिर यहाँ पे ऐसे बनता है, फिर पीछे आ जाओ ऐसे बनता है, फिर पीछे आ जाओ तो ऐसे बनता है। तो ये आपका टूट के ग्राफ बनता है। इसको अगर बोलते हैं तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ भी बोलते हैं। 12th में इस सबका अच्छे से एप्लीकेशन बोल सकते हो कि है, कंटिन्यूटी एक चैप्टर है 12th में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले देख लेते हैं क्या होता है यार। सिंपल, मैंने उसमें बताया था आपको एक
एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ये आपको बताया था मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। ये ई क्या है? एक्सपोनेंशियल नंबर है। इसकी वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होती है, कहीं भी, ठीक। रैंडमली इसका डिफाइंड नहीं है उतना खास, लेकिन 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू मानी जाती है, ठीक। ई की, सिर्फ ई की वैल्यू, सिर्फ ई की। इस पर मैंने देखो एक फैक्टोरियल का एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें बहुत सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं। मतलब फैक्टोरियल एक नई लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें आपको एक मैथ के इंटरेस्टिंग मैथ की जादू आपको दिखाऊंगा इसमें, ठीक। तो वो सब आप देखते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती रहेंगी, एक नए नए क्रिएशन इसमें होते रहेंगे, डेवलप्स होते रहेंगे ये सारी चीज़ें। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ सिंपल से ऐसे बनता है, ये y इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक। अगर हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की, ये तो और ईजी है। लॉग क्या होता है? ये कैलकुलेशन होता है, ठीक। कैलकुलेशन करने के लिए लॉग का मस्त यूज होता है। देखो इसका बहुत बड़ा यूज केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। मैथमेटिक्स वाले तो यूज़ करते ही हैं लॉग में। लॉगरिथमिक फंक्शन का जब मैं स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें लॉग होता क्या है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लॉग के डोमेन और रेंज कैसे निकाले जाते हैं, क्या निगेटिव नंबर्स का लॉग निकलता है, ठीक, निकलता भी है तो कैसे क्या होगा उसकी वैल्यू, ठीक। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। चलो, तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अब लॉगरिथमिक फंक्शन का जो अब ग्राफ होता है मस्ट ईजी होता है, ऐसे करके होता है। तो ये आपका y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ हो गया। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों बना दिए, क्यों मैं ऐसे क्यों नहीं बना देता, ऐसे क्यों नहीं बना सकता, क्यों ऐसे ही बनता है? तो भैया लॉग का स्पेशल लेक्चर आ रहा है ना, वेट एंड वॉच माय वीडियोस। ये सारी चीज़ें थी आपको मैंने डिस्कस किया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ये क्या होता है? देखो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। मतलब दो फंक्शन को आपस में जोड़े कैसे, देखो यार एक फंक्शन एफ एक्स है प्लस जी एक्स, यही करना है आपको, चाहे इसको एफ प्लस जी भी लिखो, दो बात एक है, ठीक। अब एक फंक्शन दिया है आपको भैया, कुछ नहीं दिया, ज़्यादा बोला कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और जी एक्स बोला है आपको। अरे जी एक्स क्या दिया है भैया, जी एक्स एक्स क्यूब दिया, बोला आप इसको जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आपस में जोड़ दोगे, ठीक, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया। चलो इसको घटा दो आपस में, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये आपस में बैठ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। सिंपल सी चीज़ ऐसे लिखते चले जाएंगे। अगर एफ बाई जी करते हैं यानी कि दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब यानी कट कुट के 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो ये आपका नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी दो फंक्शन आपस में जोड़ेंगे तो भी एक फंक्शन मिलेगा, दो फंक्शन आपस में घटाएंगे तो भी एक फंक्शन मिलेगा। ये सब तो आप बहुत कॉमन सी चीज़ें आप जानते हैं पहले से, जो मैंने आपको बताया है। तो यही था मेरा वन शॉट रिवीजन में पूरा कंप्लीट रिवीजन जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दूसरों तक शेयर करिए, सबसे सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ठीक। और टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं सब कुछ अपलोड करता रहता हूँ, ठीक। टेलीग्राम चैनल YSHIVAM, मेरा नाम है शिवम और इसी में MATHSS शिवम मैथ्स, ये मेरा ओहो कट गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, दिखने से मतलब कट जाए चाहे फट जाए, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।